तो हमने क्या पढ़ा कल? आर्टिकल 72, आर्टिकल 73। आर्टिकल 72 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ। कितनी प्रकार की शक्तियाँ हैं? 5 प्रकार की। पहली क्या है? पहला क्या है? समा। दूसरी क्या है? लघुकरण। तीसरी क्या है? परिहार। चौथी क्या है? विराम। और पांचवी क्या है? पर विलंब। समा के अंदर क्या होता है? राष्ट्रपति क्या कर देता है? पूर्णतः समा कर देता है। वो व्यक्ति क्या आ जाता है? अपराध पूर्व की स्थिति के अंदर आ जाता है। किसकी पूर्व स्थिति के अंदर? अपराध पूर्व की स्थिति के अंदर। और जिनके इस जो मतलब सजा के कारण जो भी इसके अंदर अयोग्यता आई थी वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब लघुकरण के अंदर क्या होता है? राष्ट्रपति क्या कर देता है? सजा की प्रकृति के अंदर चेंज कर देता है, नेचर के अंदर क्या कर देता है? चेंज। जैसे पहले किसी व्यक्ति को क्या दिया गया था? मृत्युदंड, तो अब उसको क्या कर दिया जाता है? आजीवन कारावास। अगर किसी पहले कठोर कारावास दिया गया था तो अब कैसा कारावास दे दिया जाता है उसको? साधारण कारावास दे दिया जाता है। ये तो इसके अंदर होता है। फिर क्या आ गया? परिहार। परिहार के अंदर क्या की जाती है? अवधि को कम किया जाता है। पीरियड को क्या कर दिया जाता है? कम। किसको? पीरियड को। किसकी? सज़ा की अवधि को कितना कम कर दिया जाता है? जितना भी। अगर किसी को पहले 10 वर्ष की क्या हुई थी सज़ा, तो अब राष्ट्रपति कितना कर सकता है? लघुकरण के माध्यम से 5 वर्ष कर सकता है, जो भी उसको उचित लगे। फिर विराम के तहत क्या करता है वो? लघुकरण के अंदर प्रकृति चेंज करता था और किसके? परिहार के अंदर अवधि। अब इन दोनों को क्या करेगा? मिला देगा। प्रकृति और अवधि दोनों को क्या करेगा? कम करेगा। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हुआ था, किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया, कितना वर्ष का? 10 वर्ष का, तो अब क्या करेगा? साधारण कारावास दे दिया गया उसको। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। एक है परिविलंब। परिविलंब के तहत क्या करता है वो? किसी अस्थायी रूप से क्या कर देता है? सजा को रोक देता है। सजा पर ही रोक लगाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए, राष्ट्रपति अपनी शक्ति परिविलंब का प्रयोग करके मृत्युदंड को क्या कर सकता है? रोका सकता है। क्या कर सकता है? रोका सकता है। ये कौन सी शक्ति है उसकी? परिविलंब की शक्ति। इसका प्रयोग कहाँ पे करता है? अमूमन जैसे कोई गर्भवती महिला हुई उससे संबंधित, और क्या कोई दिव्यांगजनों के लिए इनका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 72 हुआ। अब आर्टिकल 72 से संबंधित कुछ डिबेट भी हैं। डिबेट क्या? आर्टिकल 72 को लेके एक डिबेट चलती है कि इसके अंदर बोलते हैं कि ये कैसी, एक तो इसके पक्ष के अंदर कुछ पॉइंट हैं, कुछ विपक्ष के अंदर। पक्ष के अंदर तो क्या पॉइंट है कि ये क्या? संविधान के अंदर इसका क्या है? प्रावधान है और संविधान निर्माताओं की क्या है? भावनाओं के अनुसार है। संविधान निर्माताओं की क्या है? भावनाओं के अनुरूप है। अब ये क्या देती है? न्याय का एक अधिक चरण और बढ़ाती है। तो न्याय का अधिक चरण क्या हो तो क्या होता है? बढ़िया होता है। क्यों होता है बढ़िया? भारत के अंदर परंपरा है कि 99 दोषियों को क्या मतलब सज़ा नहीं मिले उसकी कोई बात नहीं, लेकिन एक भी निर्दोष को क्या नहीं मिलनी चाहिए? सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब ये क्या है? भारत के अंदर मतलब कोई दया का गुण क्या होता है? महान होता है। तो उससे संबंधित एक दया का गुण के रूप में देखें। और क्या कर सकते हैं इसके माध्यम से? कि अगर किसी क्या हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से कभी भूल हो जाए या उससे क्या हो जाए, तो क्या हो जाए? तो उस भूल को क्या करने का? सही करने का तरीका। और क्या हो जाए? कभी सुप्रीम कोर्ट भावनाओं के अनुरूप क्या नहीं देता? डिसीजन नहीं, लेकिन कभी कभी भावनाओं के अनुरूप भी क्या कर दी जा सकती है? तो ऐसे तो इसको कर सकते हैं। ये तो इसके अंदर है, पक्ष के अंदर। अब विपक्ष के अंदर क्या है? ये कहता है कि औपनिवेशिक क्या है? व्यवस्था है। औपनिवेशिक कालीन क्या है? व्यवस्था है। औपनिवेशिक कालीन व्यवस्था मतलब पहले अंग्रेज़ क्या करते थे? इसका उपयोग करते किसके लिए? अपने व्यक्तियों को बचाने के लिए। भारत के अंदर उनके व्यक्तियों पर, अंग्रेज़ों के ऊपर जो भी सज़ा होती थी, ये इन शक्तियों का प्रयोग करके उनको क्या ले लेते? बचा ले लेते थे। इसका लिए प्रयोग होता है। अब है कि कंटेम्प्ट टू कोर्ट, न्यायालय की अवमानना होती है इससे। न्यायालय ने किसी को क्या दी? सज़ा दी और तुम क्या कर दिए? उसको माफ़ कर दिए। तो ये क्या है? न्यायालय की अवमानना। आर्टिकल 19 के अंदर कंटेम्प्ट टू कोर्ट है, तो मतलब न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते तुम। फिर आर्टिकल 21, अब गरिमा को क्या पहुंचती है ठेस? किसकी गरिमा को? सुप्रीम कोर्ट की। उसने तो सज़ा दी, तुमने माफ़ कर दिया। एक है आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के प्रतिग्रहण। कार्यपालिका एक शक्ति, न्यायपालिका एक शक्ति किसको दे रखे हो? कार्यपालिका को।
तो ये सारी चीज़ इसके अंदर क्या है, विपक्ष के अनुरूप है। ये क्या है, एक डिबेट है। फिर आर्टिकल 73, आर्टिकल 70 क्या है, संघ की कार्यपालिका, इसके अंदर क्या करते सकता है वो, संघ की कार्यपालिका की शक्तियों के अंदर क्या कर सकता है, विस्तार। क्या कर सकता है, विस्तार। और कहाँ पे कर सकता है, और क्या दूसरे के अंदर जो किसी संधि या समझौते के कारण जो अधिकार प्राप्त होते हैं इसे, तो उनमें भी क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है। ये हो गए। फिर क्या आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में क्या है, आर्टिकल 74 में उसको यानी कि मंत्रिपरिषद को सलाह देने के लिए, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद। उसका प्रमुख कौन होगा, पीएम, प्रधानमंत्री। कौन होगा, पीएम होगा। और फिर बाद के अंदर जो 42वां संविधान संशोधन करके क्या जोड़ दिया गया इसके अंदर 1976 के अंदर, कि राष्ट्रपति को सलाह, राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करेगा, ओनली मंत्रिपरिषद की, ये जोड़ दी गई। और फिर 44वां संविधान संशोधन करके एक बात और जोड़ दी गई इसके अंदर, क्या जोड़ दी गई, कि एक सलाह को क्या कर सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। फिर आर्टिकल 75 के अंदर, आर्टिकल 75 के अंदर है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही क्या होना चाहिए, मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 15% ही मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। तो लोकसभा के अंदर इतनी कितनी, लगभग कितनी हो जाएगी, 82 सीटें क्या हो जाएंगी, हो जाएंगी। तो मतलब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% ही क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। ये बात मेंशन करती। फिर आर्टिकल 76, इसके अंदर क्या है, अटॉर्नी जनरल और महान्यायवादी और महाधिवक्ता, मतलब महाधिवक्ता तो किसके अंदर है, 165 के अंदर। और ये किसके अंदर है, 76 के अंदर। महान्यायवादी क्या होता है, संघ सरकार का पहला क्या होता है, विधिक सलाहकार, विधिक अधिकारी, विधिक सलाह। कोई भी विधि बन रही है तो किससे सलाह करेंगे, विधिक सलाहकार से। अब ये संसद की कार्रवाई के अंदर क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी क्या कर सकता है, पैरवी कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध क्या नहीं कर सकता, पैरवी नहीं कर सकता। और महाधिवक्ता क्या नहीं, राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकता। ये राज्य सरकार का क्या होता है, पहला विधिक अधिकारी होता है। ये भी क्या, कोई भी क्या कर रहे हो, विधि बना रहे हो तो किससे सलाह लेते हैं, महाधिवक्ता से। और ये भी लोकसभा, ये विधानसभा की किसी भी कार्रवाई के अंदर क्या ले सकता है, भाग, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये भी पूरे भारत के अंदर कहीं भी पैरवी कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार के विरुद्ध क्या नहीं कर सकता, जहाँ का है वहाँ की राज्य सरकार के विरुद्ध क्या नहीं कर सकता, पैरवी नहीं कर सकता। इसकी सहायता के लिए क्या होता है, एक सॉलिसिटर जनरल होता है, और इसकी सहायता के लिए क्या होते हैं, लोक अभियोजक होते हैं। ये सारे यह आर्टिकल 76 की होगा। अब हम बात करते हैं, अब इसका वेतन कौन निर्धारित करता है, वहाँ पे तो राष्ट्रपति और यहाँ पे राज्यपाल निर्धारित करता है। अब आर्टिकल 77, कार्यपालिका को क्या करने के लिए, सुचारू ढंग से क्या करने के लिए, संचालन करने के लिए राष्ट्रपति क्या बना सकता है, नियम और विनियम बना सकता है। और क्या कर सकता है, मंत्रियों के बीच क्या कर सकता है, कार्यों का बंटवारा कर सकता है। क्या कर सकता है, कार्यों का आवंटन कर सकता है, बंटवारा कर सकता है। इसके तहत वो क्या बनाता है, एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। ऐसे कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री जो मतलब सबसे ऊपर है। फिर है मंत्रिमंडल, क्या होती है, मंत्रिमंडल। आर्टिकल पे जेतन नहीं बताएगा, बता दिया। मंत्रिमंडल है सारे मंत्री आ गए। हाँ मंत्रिमंडल, इसका कोई ये क्या संवैधानिक है, क्या ये संवैधानिक है, क्या है संवैधानिक है। कहाँ पे उल्लेख है इसका, आर्टिकल 352 के अंदर। क्या है, आर्टिकल 352 के अंदर क्या है उल्लेख, और इसे बाद के अंदर जोड़ा गया, तो मूल संविधान के अंदर नहीं थी। तो ये हो गया आर्टिकल कहाँ तक गया, 77 तक हो गया ना, तो 78 है ना। अब आर्टिकल 78 क्या है, ये देखो। आर्टिकल 78 के अंदर है, राष्ट्रपति को सूचित करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अभी थोड़े दिन अभी क्या किया, अभी बैठक हुई, कहाँ पे, सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, CCS की बैठक हुई। फिर बाद के अंदर एस जयशंकर और गृह मंत्री कहाँ पे गए, राष्ट्रपति के पास।
क्या देने को, राष्ट्रपति को क्या करने को, सूचित करने को। अभी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू के पास गए, कौन, गृह मंत्री और एस जयशंकर। अब ये किसका कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का। अगर कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन हो रहा है तो क्या करें, राष्ट्रपति को सूचित करें। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए गए वो, अभी पहलगाम जो घटना हुई, बाद के अंदर इसके लिए CCS की क्या हुई, बैठक हुई, एक सर्वदलीय क्या हुई, बैठक हुई। बाद के अंदर ये सारी बातों को सूचित करने के लिए कहाँ पे गए लोग, मतलब प्रेसिडेंट के पास। किसके पास, राष्ट्रपति के साथ बात सूचित करने के लिए। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं इसके लिए, आर्टिकल 78 के अंदर ये क्या लिखी हुई है, बात मेंशन लिखी हुई है कि तुम कोई भी चीज़ करो तो राष्ट्रपति को क्या करोगे, सूचित करोगे। तो राष्ट्रपति को सूचित करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों की क्या दे, सूचना और उपलब्ध करवाए। अब जो भी पहलगाम घटना के लिए जो भी क्या करें, निर्णय ले रहे हैं, तो उसकी प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी, राष्ट्रपति को क्या करें, सूचित करें। राष्ट्रपति संघ के कार्यों के संबंध में क्या सूचना, राष्ट्रपति अगर उसको नहीं दिया तो राष्ट्रपति क्या मांग सकते हैं, सूचना भी मांग सकता है। सूचना मांगा तो उसको क्या होगा, देना होगा। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है बिना मंत्रिपरिषद के विचार, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद इस पर क्या करे, मंत्रिपरिषद पर इसे विचारों। अगर कोई क्या है, कोई मंत्री कोई निर्णय ले लिया और बिना मंत्रिपरिषद की क्या सलाह से, बिना मंत्रिपरिषद के अंदर क्या किए, विचार किए, तो राष्ट्रपति अपेक्षा करता है प्रधानमंत्री से कि भाई तू बड़ा है, इनको समझा कि कोई भी निर्णय तू अकेला मत ले, क्या करे, पूरी मंत्रिपरिषद की क्या ले, सलाह से ले, क्या ले, सलाह से, क्योंकि पूरे देश को चलाना है। तो क्या करो, अच्छी तरीके से विचार विमर्श करके क्या कर लो, कोई डिसीजन लो। ये किसकी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। और प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है राष्ट्रपति की इतना तो लखनऊ का होगा कि ऐसे कोई काम होगा तो क्या करवाएगा, मंत्रिपरिषद के अंदर विचार करवाएगा। तो ये 3 बातें हैं। अगर प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों की क्या दे, तो प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होगा कि वो सरकार को क्या दे, कर्तव्यों की क्या दे, अपने जो भी निर्णय ले रहे हैं उनकी क्या दे, सूचना उपलब्ध करवाए। ये क्या उसका कर्तव्य है। राष्ट्रपति संघ से संबंधित कार्यों से क्या मांग सकता है, कोई भी सूचना मांग, मतलब प्रधानमंत्री कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सूचना मांग सकता है, भाई ये काम क्या है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। फिर यदि कोई मंत्री अपने अकेला ही क्या ले लिया, कोई डिसीजन ले लिया, तो फिर बाद के अंदर राष्ट्रपति क्या करता है, अपेक्षा करता है किससे, प्रधानमंत्री से, कि ये तो क्या है, लखनऊ का आदमी है, ये क्या करवाएगा, मंत्रिपरिषद के अंदर चर्चा करवाएगा। भाई क्या करवाएगा, चर्चा या विमर्श करवाएगा। बाद में डिसीजन को कहाँ पे लाया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाया जाएगा, या कोई कार्य, मतलब इसलिए। तो समझ में आई ये सारे। अब चलते हैं अपन कौन से के अंदर, विधायिका के अंदर। किसके अंदर, विधायिका। आर्टिकल 79 से लेके 123 तक, मतलब ये अब तक का हमारा क्या होगा, लास्ट दौर होगा। फिर बाद में थोड़े दिन बाद में क्या करेंगे, पॉलिटी को कंटिन्यू थोड़े दिन तक लिए कहाँ पे रखेंगे, यहाँ तक ही। अब क्या विधायिका के अंदर अनुच्छेद 79 से लेके 123 तक। अनुच्छेद 79 के अंदर क्या है, संसद क्या होगी, इसके अंदर संसद की क्या दी गई है परिभाषा। संसद के अंदर क्या क्या चीज़ होंगी, एक तो राष्ट्रपति होगा, एक राज्यसभा होगी और एक लोकसभा होगी। ये बात कौन से आर्टिकल में लिख रही है, 70 विधायिका अनुच्छेद 79 और 123 तक। संसद के अंदर कौन कौन होंगे, संसद होगी, है ना, उसके राज्यसभा, लोकसभा होंगे। इसके 2 तो क्या होंगे इसके अंदर, सदन, और क्या होगा, एक राष्ट्रपति, एक तो लोकसभा, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, संसद। और ये कहाँ पे लिखा हुआ उल्लेख, 79 के अंदर, कहाँ पे, 79 79 के अंदर। फिर आर्टिकल 80, इसके अंदर किसका उल्लेख है कि राज्यसभा क्या है, कब क्या किया गया। ये राज्यसभा का नाम 1954 में रखा गया। इससे पहले इसका नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या नाम था, काउंसिल ऑफ स्टेट।
किसका नाम था पहले? राज्यसभा का। किससे पहले? 1954 से पहले। 1954 में राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम क्या कर दिया गया? राज्यसभा। राज्यसभा का पहले नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यह नाम कब रखा गया राज्यसभा? 1959। उससे पहले क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। इसके अन्य नाम भी हैं, एक तो उच्च सदन, एक स्थायी सदन, एक द्वितीय चैम्बर, एक है प्रबुद्ध सदन। इसे उच्च सदन, स्थायी सदन या प्रबुद्ध सदन क्यों कहते हैं? इसे उच्च सदन तो इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर कौन से लोग होते हैं? प्रबुद्ध लोग होते हैं। क्या होते हैं? ज्ञानी लोग होते हैं। क्या होते हैं? जो अच्छे नॉलेज के अंदर, संस्कृति के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर या अच्छी तरीके से जो टैलेंटेड होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? इसके अंदर आते हैं, राज्यसभा के अंदर। इस कारण इसे क्या कहते हैं? उच्च सदन और प्रबुद्ध सदन। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि ये क्या करते हैं? इनके सदस्यों का 1/3 सदस्य मतलब प्रति 2 वर्ष क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। इनके कार्यकाल क्या होता है? स्थायी होता है। कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि लोकसभा की भांति ये भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। हालांकि संविधान में इसका क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है। पर प्रति 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेना। प्रति 2 वर्ष के अंदर 1/3 सदस्य तो क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं और 1/3 नए आ जाते हैं। और एक सदस्य लगभग अपना पूरा 6 वर्ष क्या करता है? कार्यकाल पूरा करता है। इसलिए क्या है? स्थायी सदन। इसे पहले लोकसभा की तरह ये पहले भंग नहीं हो सकती। प्रति 2 वर्ष क्या होगी? 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल 6 वर्ष हो गए वो हट जाएंगे, जो नए 1/3 सदस्य आ जाएंगे। इसलिए क्या ये स्थायी सदन है। क्यों स्थायी सदन? क्योंकि इसके सदस्यों का प्रति 2 वर्ष क्या होता है? 1/3 सदस्यों का क्या होता है? सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 सदस्य क्या होते हैं? इसके अंदर ऐड होते हैं। इसलिए क्या ये स्थायी सदन है। और वैसे राज्यसभा का कार्यकाल लगभग कितना? 6 वर्ष का है। लेकिन ये संविधान के अंदर क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है। क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है। लेकिन 6 वर्ष के राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है। हाँ, राज्यसभा का तो बता रहा हूँ मेंबर। मतलब राज्यसभा का वैसे कोई कार्यकाल नहीं होता मेंबर का। कोई मेंबर का भी कोई 6 साल का नहीं है। मतलब ये होता है कि मतलब 1/3 के संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ। और वैसे तो आइडियल तो सबको ही दिख रहे हैं कि 2 वर्ष से क्या लेंगे? 1/3 लेंगे। 1/3 करेंगे तो बाद के अंदर 6 वर्ष के अंदर छुट्टी होगी सबकी। समझ तो 1/3 के अंदर क्या? 1/3 क्या होंगे? प्रति 2 वर्ष बाद में क्या होंगे? सेवा निवृत्त हो जाएंगे और 1/3 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। वैसे संविधान के अंदर इसका जो कार्यकाल है उसका उल्लेख नहीं है। लेकिन एक कितने दिन तक काम करता है? 6 वर्ष तक कार्य करता है राज्यसभा के अंदर। समझ में आया? इसलिए क्या है? स्थायी सदन। उच्च सदन और प्रबुद्ध सदन क्यों है? उसके अंदर क्या? टैलेंटेड आदमी क्या लेते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। टैलेंटेड वुमेंस या मेंस जो सारे। अब इसका निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कहाँ से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। किससे? अप्रत्यक्ष। निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन होते हैं? राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, जैसे MLA। मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते। ओनली कौन लेते हैं? निर्वाचित सदस्य, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य। किसके? राज्य विधानसभाओं के। वो इसके अंदर भाग लेते हैं। जो भी MLA बन के आए हुए हैं, जैसे राजस्थान के अंदर कितने MLA हैं? 200। यही क्या लेंगे? इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। कोई मनोनीत सदस्य क्या नहीं करेगा? पार्टिसिपेट नहीं करेगा। किसके अंदर? जो सीधे जनता द्वारा चुने हुए हैं वही क्या करेंगे? राज्यसभा के सदस्यों का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। और कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचन पद्धति कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधि, एकल संख्या मत द्वारा। राज्यसभा क्या एक स्थायी सदन है क्योंकि लोकसभा की बात यहाँ भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। हालांकि संविधान में इसका क्या नहीं है? उल्लेख। प्रति 2 वर्ष पश्चात क्या हो जाते हैं? 1/3 सदस्य और 1/3 क्या हो जाते हैं? नए हो जाते हैं। वर्तमान अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा की? 250, जिसके अंदर 238 तो क्या है? मनोनीत हैं और 12 क्या होते हैं? 238 तो क्या है? निर्वाचित हैं और 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। कौन करता है 12 को?
प्रेसिडेंट कला साहित्य विज्ञान या समाज सेवा के अंदर क्या है उत्कर्ष काम करिए हो तो क्या करते हैं इसको वो करते हैं। और थोड़े दिन पहले क्या थे 245 मेंबर थे इसके अंदर, तो हमें तो यही करना है। अब ये तो देख लेना नए कितने हैं क्या नहीं। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं 250, जिसके अंदर 238 तो क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं और 12 क्या होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, जो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के अंदर क्या होने चाहिए अच्छे होने चाहिए। अधिकतम राज्यसभा सीट कहाँ पे से हैं उत्तर प्रदेश से, कितनी सीट हैं 71। राजस्थान से राज्यसभा की सीटें कितनी है 10 और न्यूनतम कितनी सीटें अष्टलक्ष्मी के अंदर क्या कर देना असम को घटा देना और गोवा को क्या कर देना ऐड कर देना है। कहाँ पे 31 और सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूपी के अंदर कितनी सीट है 31। राजस्थान की कितनी है 10 और न्यूनतम कहाँ पे अष्टलक्ष्मी के अंदर, उसमें से असम घटा दो और गोवा को क्या कर दो ऐड कर दो। जैसे गोवा मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे किसके अंदर हैं 8 राज्यों में, इस 8 राज्यों के अंदर। यहाँ पे एक को घटा देना है किसको असम को और सारों को ले लेना और फिर बाद के अंदर जो ईस्ट वाले हैं और एक किसको गोवा को क्या कर देना ऐड। तो राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितने मतलब अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है 250, जिसके अंदर 238 तो क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित जो मतलब राज्यसभा के जो विधानसभाओं से क्या किए जाते हैं चुने जाते हैं और 12 को राष्ट्रपति क्या करता है मनोनीत करता है सीधा। वो राज्यसभा जो विधानसभाओं से क्या नहीं किए जाते निर्वाचित नहीं, उनको कौन निर्वाचित करता है मनोनीत कौन करता है राष्ट्रपति। जो क्या होना चाहिए कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के अंदर क्या किया हो उत्कर्ष कार्य किया हो, क्या किया हो उत्कर्ष कार्य किया हो, इनको लेते हैं। फिर राज्यसभा की कुछ क्या है विशेष शक्तियाँ हैं, क्या है राज्यसभा की कुछ विशेष स्पेशल क्या है पावर्स हैं। अनुच्छेद 249 के अंदर, अनुच्छेद 249 के अंदर राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की संसद की शक्ति। हमने कौन सी सूची पढ़ी अनुसूची 7, अनुसूची 7 क्या थी राज्य सूची संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको था केंद्र सरकार को। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको था राज्य सरकार को। अब ये क्या बात कर रहा है समवर्ती सूची पर किसको कानून बनाने अधिकार का था दोनों को। लेकिन आर्टिकल 249 क्या बात कर रहा है कि राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की संसद की शक्ति क्या है कि राज्य सूची के भी। वैसे आइडियल देखा जाए तो राज्य सूची पर कानून बना सकती है क्या केंद्र सरकार नहीं बना जा सकती, लेकिन राज्यसभा की कौन सी शक्ति है आर्टिकल 249 की। इसके तहत क्या कर सकता है वो राज्य सूची में भी क्या कर बना सकता है कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषय पर भी कैसे बना सकता है कानून बना सकते हैं। राज्यसभा के 2/3 क्या है राज्यसभा के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव क्या हो जाए पारित कर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे सकते हैं। राज्यसभा क्या करे जैसे कोई क्या एक प्रस्ताव लाई क्या लाई प्रस्ताव। अब वो प्रस्ताव किसका है राज्य सूची का, किसका है कि उस पर ओनली कौन बना सकती है कानून राज्य सूची बना सकती है। लेकिन राज्यसभा क्या कर दे इसके ऊपर 2/3 सदस्य से क्या करे अपने 2/3 सदस्यों का बहुमत करके और इस प्रस्ताव को क्या कर दे पारित कर दे। तो फिर बाद के अंदर इस राज्य सूची के कानून पर कौन कानून बना सकता है केंद्र सरकार। वैसे सीधे केंद्र सरकार कानून बना सकती है क्या नहीं बना सकती, लेकिन आर्टिकल 249 का प्रयोग करते हुए राज्यसभा क्या क्या कर सकती है राज्यसभा अपने 2/3 सदस्य से एक प्रस्ताव पारित करके क्या करके प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के कानून पर भी क्या बनवा सकती है केंद्र सरकार से कानून बनवा सकती है। सेंटर से क्या बनवा सकती है स्टेट के लॉ पर क्या बनवा सकती है कानून निर्माण कर सकती है कौन सेंटर। कैसे क्यों कर सकती है आर्टिकल 249 आर्टिकल 249 का प्रयोग करके। ये स्पेशल पावर है किसके पास राज्यसभा के पास। राज्यसभा अपने इस स्पेशल पावर के तहत अपने 2/3 मेजोरिटी का क्या करके प्रयोग करके एक क्या कर सकती है बिल को
पास कर सकती है। और उस बिल पर जो राज्य सूची का क्या स्टेट का क्या विषय है उसके ऊपर क्या सेंटर क्या बना सकती है, फिर लॉ बना सकती है। पर यह कानून कितने वर्ष के लिए लागू होगा? ओनली फॉर 1 वर्ष के लिए। ऐसा नहीं कि राज्यसभा ने 2/3 सदस्यों एक प्रस्ताव पारित कर दिया, उस पर कानून बनाए जो क्या राज्य सूची का विषय है और उस पर कौन बना दिया? केंद्र सरकार। अब जिंदगी भर के लिए बनेगा? नहीं, कितने दिन राज्य सूची का विषय है तो कौन कितने दिन तक बन सकता है उसके ऊपर केंद्र सरकार कानून? ओनली 1 वर्ष के लिए। अगर इससे बढ़ाना है तो क्या करना है? यदि कानून की समय अवधि को बढ़ाना है तो पूरी प्रक्रिया को वापस क्या होना? दोहराना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया को वापस दोहराने का मतलब वापस प्रस्ताव लेके आएगी कौन? राज्यसभा। फिर वापस 2/3 सदस्यों का क्या लेगी? बहुमत लेगी। फिर 2/3 बहुमत लेने के बाद में केंद्र सरकार क्या बना सकती है उसके ऊपर फिर से कानून। फिर भी ये कानून कितने दिन तक लागू होगा? 1 वर्ष तक। अगर फिर बाद में और बढ़ाना तो फिर वापस पुनः प्रक्रिया को दोहराना होगा। राज्यसभा क्या लेके आएगी? प्रस्ताव। 2/3 सदस्यों को अपने में क्या करवाएगी? बहुमत। फिर बाद में पास करके केंद्र सरकार क्या बना सकती है? कानून। ऐसे चलता रहेगा। अगर क्या 1 वर्ष से बढ़ाना है तो वापस प्रक्रिया को क्या करना होगा? दोहराना होगा। ये तो विशेष शक्ति थी 249 की। किसकी? राज्यसभा की। राज्यसभा 249 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए कोई भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। कैसे देगी? अपने कुल सदस्यों का 2/3 मत क्या करे? प्राप्त करके एक बिल पे क्या करवा दे? पास करवा दे। फिर बाद में केंद्र सरकार उस पर क्या बना सकती है? कानून। कितने दिन के लिए बना सकती है? ओनली 1 वर्ष तक। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाना तो वापस प्रक्रिया क्या होगा? दोहराना होगा। फिर आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं। कौन सी भारतीय सेवाएं? अखिल भारतीय। अखिल भारत का मतलब पूरे भारत के लिए सेवाएं। अखिल का मतलब ही क्या होता है? पूरे भारत के लिए कौन कौन सी सेवाएं? ऑल इंडिया सर्विसेज। अखिल भारतीय। अखिल का मतलब क्या होता है? पूरा भारत के लिए जो भी सर्विस मिलते हैं। अब ये कौन सी है? आर्टिकल 312 के अंदर राज्यसभा के पास क्या है? एक और शक्ति है। राज्यसभा अपने 2/3 सदस्यों का क्या करके बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने की क्या दे सकती है? अनुमति दे सकती है। वर्तमान में कौन है? 3 अखिल भारतीय सेवाएं। एक तो IAS, एक IPS, एक IFS। भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। पहले क्या थी? 2 सेवाएं थी, ओनली IAS और IPS 1947 के अंदर। लेकिन बाद के अंदर अब राज्यसभा ने क्या किया? आर्टिकल 312 का प्रयोग। कौन से का आर्टिकल? 312 का। और पूरे भारत के लिए एक क्या बना दी? सर्विस। कौन सी? अखिल भारतीय वन सेवा। कौन सी? भारतीय वन सेवा। कब? 1966 के अंदर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये कर दिया। कब की गई है? ये की गई थी। अब और भी कोई ऐसा करना हो, लागू करना हो तो क्या कर सकती है? और भी कोई नई वैकेंसी पूरी रेल के लिए क्या बना दे? पूरे रेल के लिए क्या बना दे? एक कोई सेवा बना दे तो कौन सी आर्टिकल का प्रयोग करेगी राज्यसभा? आर्टिकल 312 के लिए। अब पूरे रेल के लिए क्या बनाना है? एक सेवा के मतलब जैसे IAS की तरह क्या करना है कि रेल के व्यक्ति क्या करने? नियुक्त करने है। तो कौन सी कर सकती है इसका प्रयोग करके? ऐसे पूरे भारत के लिए क्या कर सकती है? कोई भी कानून बना सकती है। ऐसे कौन से मतलब सेवा नियुक्त कर सकती है? कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए? 312 का। कितने सदस्यों के बहुमत से? 2/3 सदस्यों के बहुमत से कोई भी क्या करके नई अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर क्या कर सकता है? सर्जन कर सकता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या? सर्जन। पहले कितनी सेवा थी? 2। एक तो IAS और एक IPS। लेकिन बाद के अंदर एक IFS भी क्या बना दिया। और अब आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। ओनली लोकसभा के अंदर पहले नहीं लाया जा सकता। लोकसभा के अंदर तो बाद में किसके लिए जाएगा? साधारण बहुमत के लिए। किसके लिए? साधारण बहुमत से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है एक राज्यसभा की क्या समझाइए? राशिद में तो समझाइए तो क्या देख सकते हैं। तो समझ में आया? आर्टिकल 312 समझ में आ गया? 312 का प्रयोग करते हुए क्या कर सकते हैं हम? नई अखिल भारतीय सेवाओं का
सर्जन कर सकते हैं। पहले कितनी सेवाएं थी? दो, एक IAS और एक IPS 1947 के अंदर। बाद में 1966 के अंदर एक IFS भी बना दिया। आर्टिकल 312 का प्रयोग करते हुए 2/3 सदस्यों का बहुमत लिया और बाद के अंदर एक नई अखिल भारतीय। फिर आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 के अंदर क्या कर सकते हैं? कोई भी राज्य सूची के क्या कानून पर केंद्र सरकार क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके? 200। राज्यसभा अपने कुल सदस्यों में 2/3 सदस्यों का क्या लगी? बहुमत लेके कोई भी कानून बनाने के लिए राज्य सूची के कानून पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की क्या दे देगी? परमिशन दे देगी, मंजूरी दे देगी। आर्टिकल ये हो गया। और राज्यसभा का पहले क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट। कब से पहले? 1954 से पहले। 1954 में इसका नाम क्या कर दिया गया? राज्यसभा। और अन्य नाम क्या है इसके? स्थायी सदन, उच्च सदन, प्रबुद्ध सदन, प्रबुद्ध सदन, ये सारे क्या थे इसके और नाम। इसको इन नामों से बोलते हैं। समझ में आया? कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है ये सारी चीज़ें? आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा। आर्टिकल 79 के अंदर क्या है? संसद। इनमें से हमने राज्यसभा को तो क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। राष्ट्रपति को हम पीछे करके आ गई। अब बचा कौन? लोकसभा। तो आर्टिकल 81 में क्या होगा? लोकसभा। आर्टिकल 81 के अंदर क्या है? लोकसभा। 1954 में यह नाम रखा गया। इससे पहले नाम क्या था? हाउस ऑफ पीपल्स। क्या नाम था? हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल्स। उसका था काउंसिल ऑफ स्टेट, अब हाउस ऑफ पीपल। 1954 से पहले लोकसभा का नाम क्या था? लोकसभा का नाम था हाउस ऑफ पीपल्स। हाउस पूरा बोलेगा ना, पीपल नाम काट दे, पीछे काम कर। हाउस ऑफ पीपल। क्या नाम था लोकसभा का पहले? हाउस ऑफ पीपल। और अब क्या है? लोकसभा। कब दिया गया है लोकसभा नाम? 1954। अच्छा। अब इसको अन्य नाम क्या कहते हैं? एक तो लोकप्रिय सदन, एक निम्न सदन, एक प्रथम सदन, एक स्थायी सदन। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि अच्छी लगती है। यहाँ से ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर इसी से होता है ज़्यादातर टाइम। अरे इसके अंदर जनता के मन पसंदे लोग आते हैं, क्योंकि जनता द्वारा क्या करती है? जनता के जो प्रिय आदमी होते हैं वही कहाँ पे आते हैं? लोकसभा के अंदर, चर्चा के अंदर, है ना। तो क्या आते हैं? जो जनता के क्या आते हैं? प्रिय लोग। अपना बार जाभा सिंह कर रहा है, हमने जिताया, अब क्या है? कोई मतलब प्रिय है तभी तो जिताया। तो ये क्या है? लोकप्रिय सदन है। मतलब इसके अंदर जनता के प्रिय लोग आते हैं, इसलिए क्या गया? लोकप्रिय सदन। और इसी के अंदर निम्न सदन क्यों कहते हैं? कि उच्च सदन तो कौन सा है? इसके अंदर अब कोई भी जीत के आ जाऊँ, क्या जाऊँ? कोई भी जीत के। इसके अंदर स्पेशलिटी मतलब कोई कला, साहित्य, विज्ञान, इसके अंदर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। क्या नहीं है? जो भी है सारे आ जाओ। इसलिए क्या कहते हैं इसको? निम्न सदन। प्रथम सदन क्या कहते हैं? इसलिए कि ये जनता के द्वारा क्या है? जनता की प्राथमिक, सबसे लोकतंत्र किसको प्राथमिकता देता है? जनता को। तो जनता द्वारा चुने हुए आदमी है इसके अंदर, तो इसलिए क्या हो गया? प्रथम सदन। अस्थायी सदन क्यों है? कि ये कभी भी क्या हो सकता है? भंग हो सकता है। राज्यसभा भंग हो सकती है क्या? राज्यसभा भंग नहीं होती। उसके प्रति 2 वर्ष क्या होते हैं? 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं और क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो समझ में आया सारी बातें? अब लोकसभा के अंदर सदस्य, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं इसके अंदर? 552। लेकिन आजकल इसको क्या कर दिया गया है? 585 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 585, क्योंकि 2 को हटा दिया आंग्ल भारतीयों को। और वर्तमान सदस्य कितने थे इसके अंदर? पिछली वाली लोकसभा के अंदर 500 लोकसभा के अंदर मनोनीत। तो हाँ, जो ये क्या है? मनोनीत। हाँ, ये हटा दिया, आंग्ल भारतीयों को हटा दिया। मतलब अस्थायी रोक लगा दी उसके ऊपर। अभी बार 104वां कौन सा संविधान संशोधन ऐसे आज है 104वां ही है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से हट ही गया। 104वां संविधान संशोधन किया हमने और 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन 2020 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वैसे तो कितनी अधिकतम संख्या? 552, लेकिन 2 को हमने क्या नहीं अब आगे नहीं बढ़ाया 2020 के बाद में। तो कितनी अधिकतम संख्या? 550। और पिछली जो लोकसभा थी उसके अंदर कितने सदस्य थे? मतलब ये लोकसभा के माने कोई मनोनीत सदस्य बना? हाँ, मनोनीत सदस्य नहीं उसके अंदर।
राज्यसभा के अंदर मनोनीत सदस्य, और राज्यसभा के अंदर ही ज़रूरत है मनोनीत सदस्य की कि मनोनीत सदस्य डेफिनेशन भी क्या है कि कला के अंदर अच्छे होने चाहिए, और साहित्य के अंदर अच्छे होने चाहिए, स्पोर्ट्स के अंदर अच्छे होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, विज्ञान के अंदर होने, समाज सेवी होने चाहिए। तो वो तो राज्यसभा के अंदर जाओ ना। लोकसभा के अंदर तो क्या हो, लोकप्रिय सदन है, जनता द्वारा क्या जाता है, सीधा चुना जाता है, तो चुन क्या हो, मनोनीत होने क्या आवश्यकता है। लेकिन वो तो क्या है, कोई आंग्ल भारतीय समुदाय का कभी जीत नहीं पाते। ब्रिटिश हमारी परंपरा थी, ब्रिटिश यहाँ पे रहते तो ब्रिटिशों को खुश करने के लिए उस टाइम में हमने ऐड कर दी ये बात। नहीं तो ऐसे करेंगे ब्रिटिश हमें क्या करेंगे, हमें पूर्ण तरीके से भारतीयों ने क्या कर दिया है बहिष्कार, उनको खुश करने के लिए क्या कर दिया कि हम तुम्हारी लोकसभा के अंदर भी क्या दे रहे हैं, हमें तुम्हें तुम्हारी पार्लियामेंट के अंदर भी क्या दे रहे हैं, रिप्रेजेंट दे रहे हैं, किसके, ब्रिटिश वालों के, आंग्ल भारतीयों का। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 552। राज्यों के अंदर से कितने आते हैं, 530। यूटी के अंदर से कितने आते हैं, 20। मनोनीत कितने होते थे, 2। लेकिन इसके ऊपर क्या है, 104वां संविधान संशोधन क्या करके लगा दी गई है, 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया। और वर्तमान में राज्य से जो पिछली लोकसभा थी उसके अंदर कितने थे, 524। यूटी से थे कितने, 19 ये थे। यूटी केंद्र शासित प्रदेश क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जी, सात केंद्र शासित प्रदेश ही। तो क्या मत ये पूछ रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश क्या है, अब 8 होगा। अरे केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र से क्या होता हो, शासित होता हो, वो प्रदेश क्या कहलाता है, केंद्र शासित प्रदेश। जिसका काम कार्य कौन करे, केंद्र सरकार करे, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत राज्य करे, मतलब वहाँ के, और थोड़ा बहुत क्या करे, सरकार करे। जैसे पुलिस को इनको संभालना सीधा काम किसका हो, केंद्र। जैसे नई दिल्ली क्या है, जो दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ पे जो मुख्य अरविंद केजरीवाल था, तब भी कंट्रोल कौन संभालता था, आधा प्रधानमंत्री, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा क्या संभालते, वहाँ की पुलिस व्यवस्था कौन संभालती थी, कि जो क्या हो, सीधा सा मनो तो याद रखना, जो केंद्र के द्वारा क्या हो, शासित हो, जो केंद्र सरकार द्वारा क्या करे, चलाया जाए, उसको क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। उसके नाम में ये केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र द्वारा क्या हो, शासित, ऐसा प्रदेश क्या कहलाता है, केंद्र शासित प्रदेश। तो अधिकतम सदस्य यूपी के अंदर कितने हैं, 80। लोकसभा के अंदर, किसके अंदर, लोकसभा में यूपी से कितने सदस्य आते हैं लोकसभा के अंदर, 80। और द्वितीय अधिकतम महाराष्ट्र से आते हैं कितने, 48। राजस्थान से कितने जाते हैं, 25। राज्यसभा में राजस्थान से कितने जाते हैं, 10 से। यूपी से कितने जाते हैं, और अष्टलक्ष्मियों से इनसे एक जाता है, माइनम असम और प्लस गोवा 80। अब नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम से क्या कितने जाते हैं, एक। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा से क्या जाते हैं, ये समझ में आ रहा है क्यों जा रहे हैं, अरे ऐसा है, हाँ, जनसंख्या के आधार पर। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 6 करोड़। यूपी की कितनी जनसंख्या है, 25 करोड़ के समथिंग। तो 6 करोड़ से कितने आदमी जाते हैं, 25। और 25 करोड़ से कितने जा रहे हैं, 80। कोई प्रॉब्लम है क्या समझने के अंदर, जहाँ पे जितनी ज़्यादा, हाँ वैसे तो वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होती है तो वहाँ पे ज़्यादा सीट होती है। तभी तो उसको निकला है अष्टलक्ष्मी वाले को। आसाम की ज़्यादा को, आसाम के बड़ा तो अधिकतम सदस्य कहाँ से जाते हैं लोकसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश से कितने जाते हैं, 80। राजस्थान से कितने जाते हैं लोकसभा के अंदर, 25। और द्वितीय अधिकतम कहाँ से जाते हैं, महाराष्ट्र से कितने जाते हैं, 48। फिर भी यार कितना जाएंगे, 48। इतना ही हो गया। अब क्या होते हैं,
अब ये चुनाव इनके अंदर क्या दिया जाता है, थोड़ा बहुत क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन, आरक्षण भी दिया जाता है। तो रिजर्वेशन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। 3 प्रकार का क्या दिया जाता है, पॉलिटिक्स के अंदर भी कितने प्रकार का आरक्षण दिया जाता है, 3 प्रकार का। एक तो मतलब पॉलिटिक्स आरक्षण कितने प्रकार से देते हैं, 3 प्रकार से। एक तो क्या है, शैक्षणिक संस्थानों के अंदर, जो हमने आर्टिकल 15 के अंदर पढ़ा है, आर्टिकल 15 के अंदर पढ़ा है ना, शैक्षणिक संस्थानों के अंदर। एक नौकरियों के अंदर आर्टिकल 16 के अंदर। एक आरक्षण होता है कौन सा, राजनीतिक आरक्षण, कौन सा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 के अंदर पढ़ा हमने, शैक्षणिक संस्थानों के अंदर क्या है, SC ST को क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, उनके लिए सीट रिजर्व कर ली जाएंगी। और फिर बाद के अंदर नौकरियों के अंदर SC ST को क्या दिए जाएंगे, आरक्षण दे, पदोन्नति के अंदर आरक्षण देंगे, इनके अंदर देंगे, बैकलॉग बनने के लिए आरक्षण देंगे, वैसे आरक्षण देंगे। तो आर्टिकल 16 के अंदर ये। फिर एक तीसरा कौन सा होता है, राजनीतिक आरक्षण। अब राजनीतिक आरक्षण क्या है, अब राजनीतिक आरक्षण के अंदर विधायिका और स्थानीय सरकार को क्या दिया जाता है, विधायिका और स्थानीय सरकार को। विधायिका के अंदर क्या कौन कौन आता है, संसद और विधानमंडल। विधायिका के अंदर कौन आता है, संसद और विधानमंडल। और स्थानीय सरकार के अंदर पंचायत राज और शहरी स्थानीय निकाय। स्थानीय सरकार जहाँ अपनी लोकल सरकार क्या है, वहाँ पे ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत, और क्या है, नगर पालिका, ये तो वहाँ पे। और विधायिका के अंदर जो बड़े लेवल पर कौन सी है, संसद और विधानमंडल। अब इनके अंदर भी राजनीतिक आरक्षण दिए गए, किसको, SC ST को। क्या दिए गए, लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर SC ST को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। स्थानीय सरकार के अंदर, पंचायत के अंदर SC ST OBC और महिलाओं को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। राजनीतिक में सदस्य जीवन, हाँ, बांध दिया राजनीतिक ऐसे क्या होता है कि जैसे आरक्षण देते हैं, जैसे पंचायती के अंदर कभी कभी किसकी सीट आती है, ओनली SC और ST लड़ सकती है। अब की बार गुजरों के खड़ा नहीं हो सकता, कौन खड़े होंगे, ओनली SC और ST वाले ही खड़े होंगे। ये क्या है, आरक्षण है। अरे आरक्षण नहीं होता तो क्या होता है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, राजनीतिक न्याय के अंदर क्या पढ़ा, कि चुनाव के अंदर सबको चुनाव लड़ने की क्या होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए, सबको मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। और ये क्या कर दिया तुमने, अब सीट आई ओनली SC और ST वाले खड़े होंगे। सरपंच कौन बनेंगे, SC और ST वाले ही बनेंगे। क्या है ये, पहले तो क्या कर बताते हो तुम, राजनीतिक न्याय, और बाद में क्या देते हो तुम, राजनीतिक आरक्षण। अब SC ST को क्यों दे रहे हैं आरक्षण, कि SC ST वालों को आरक्षण नहीं दे तो वो कभी जीत ही नहीं पाई। अब ऐसी जब ये महेंद्र सरपंच क्या चुनाव, अगर उस टाइम के अंदर और कोई गुजरों के अंदर या और कोई खड़ा हो जाता तो वो जीत जाता, वो तो कभी जीत ही नहीं पाता। क्योंकि SC ST वालों की क्या है, कंडीशन भी थोड़ी क्या रहती है, खराब, ठीक ठाक नहीं रहती। और फिर बाद के अंदर उनका ज़्यादा, उनकी जनसंख्या भी थोड़ी क्या है, कम है। अब उससे प्रभाव के अंदर उनको क्या कभी कभी क्या नहीं किया, उनको तो कभी कोई जिताएगा नहीं। तो फिर बाद के अंदर समानता का अधिकार मिला है आर्टिकल 14 को, सबको इक्वल राइट मिलेगा। उनका तो कभी कोई सरपंच ही नहीं बन रहा, तो इसलिए क्या देते हैं, राजनीतिक आरक्षण देते हैं। विधायिका के अंदर विधानमंडल, जी लोकसभा और विधानसभा के अंदर तो ओनली फॉर किसको आरक्षण देते हैं, SC और ST को। लोकसभा और विधानसभा के अंदर तो ओनली 2 ही आदमियों को देते हैं, कौन, SC और ST को। SC का मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। जो जनजाति वाले होते हैं ना, जो ऐसे कुछ भी खाते रहते हैं, तीर कमान चलाते हैं, ये तो कहते हैं अनुसूचित। अनुसूचित जाति के अंदर कौन आते हैं, हाँ, मीणा हो गए, बड़ाई हो गई, ये सारे किसके अंदर आते हैं, SC के अंदर, SC के अंदर है ना। ये तो SC के अंदर आते हैं, और मीणा आता तो मीणा तो ट्राइब के अंदर आ गया ना। और फिर बाद के अंदर स्थानीय सरकार क्या होती है, स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट, पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, ये क्या है, स्थान। यहाँ पे SC को भी आरक्षण देते हैं, ST को भी आरक्षण देते हैं, OBC को भी आरक्षण देते हैं, और क्या देते हैं, महिलाओं को भी आरक्षण देते हैं। क्या देते हैं, कभी कभी बार महिलाओं की सीट आती है, पुरुष लड़ ही नहीं सकता, क्या नहीं सकता, पुरुष लड़ ही नहीं सकता, सरपंच बनेगी ओनली फॉर महिला। तो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है क्या, क्या नहीं है, उल्लंघन।
आरक्षण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो शैक्षणिक संस्थानों में जो आर्टिकल 15 के अंदर दिया। आर्टिकल 15 में क्या किया? शैक्षणिक संस्थानों के अंदर क्या करना? SC ST के लिए क्या करना? पद रिजर्व करना। फिर एक दिया गया था नौकरियों के अंदर SC और ST को पदोन्नति के अंदर आरक्षण देना, बैकलॉग भरने के लिए आरक्षण देना, इनके लिए क्या दिया गया? आरक्षण। कब? आर्टिकल 16 के अंदर और आर्टिकल 15 के अंदर शैक्षणिक संस्थानों के अंदर। अब एक आरक्षण और होता है, वो कहाँ पे होता है? राजनीतिक आरक्षण। क्या होता है? राजनीतिक आरक्षण। अब राजनीतिक आरक्षण कैसे दिया जाता है? क्या होता है राजनीतिक आरक्षण? एक तो राजनीतिक आधार पर क्या थे, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को अंदर ये राजनीतिक आरक्षण 2 लेवल पर, एक तो विधायिका और एक स्थानीय सरकार। विधायिका के अंदर तो क्या आती है? सेंटर के अंदर तो संसद और राज्य के अंदर विधान मंडल, और स्थानीय सरकार के अंदर हमारी लोकल गवर्नमेंट क्या है? हमारी ग्राम पंचायत और नगर पालिका के अंदर भी क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। अब जो विधायिका के अंदर ओनली संसद के अंदर तो किस में दिया जाता है? ओनली फॉर लोकसभा के अंदर आरक्षण, राज्यसभा के अंदर नहीं दिया जाता। ओनली फॉर कहाँ पे दिया जाता है? लोकसभा के अंदर। फिर विधानमंडल में ओनली विधानसभा के अंदर क्या दिया जाता है? आरक्षण। विधान परिषद के अंदर क्या नहीं दिया जाता? आरक्षण नहीं दिया जाता। अब जो लोकसभा के अंदर आरक्षण दिया जाता है वहाँ पे ओनली फॉर 2 को दिया जाता है। किसको? लोकसभा के अंदर राजनीतिक आरक्षण किसको दिया जाता है? ओनली 2 को ही, SC और ST को। SC और ST को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। जैसे शेड्यूल ट्राइब के अंदर कौन आते हैं? मीणा हो गई और ये जनजाति, ये सारी। SC के अंदर कौन होते हैं? जो बड़ाई हो गए, ये सारे क्या आते हैं? SC के अंदर। इनको क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। किसके अंदर? पॉलिटिकल आरक्षण। क्या हो गया? अब तो बड़ाई बोलते हैं बड़ाई को, वो तो खुद कहते हैं चमार हैं। हाँ तो ऐसे बोलते हैं। और स्थानीय सरकार के अंदर क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज के अंदर जो ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, ये सारे। अब वहाँ पे क्या दिया जाता है? ओनली लोकसभा के अंदर तो कितने ओनली 2 आरक्षण, SC ST को। किसको? SC और ST को। और स्थानीय सरकार के अंदर SC ST OBC और महिलाओं को क्या दिया जाता है? आरक्षण। तुम निकालिए, निकालो बता। तो आरक्षण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो शैक्षणिक आरक्षण जो हमने कब दिया है? आर्टिकल 15 के अंदर। आर्टिकल 16 के अंदर नौकरियों के अंदर आरक्षण वो था। और एक कौन सा आरक्षण है? राजनीतिक आरक्षण। अब राजनीतिक आरक्षण 2 दे, एक तो विधायिका के अंदर, एक स्थानीय सरकार के अंदर। विधायिका के अंदर संसद और विधानसभा। संसद के अंदर एक तो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा। राज्यसभा को तो हम आरक्षण देते नहीं, ओनली लोकसभा के अंदर देते हैं। और विधानमंडल के अंदर एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। विधान परिषद को क्या नहीं देते? आरक्षण देते नहीं, ओनली किसको देते हैं? विधानसभा को। विधानसभा के अंदर SC ST को देते हैं, लोकसभा के अंदर SC ST को देते हैं। स्थानीय सरकार के अंदर ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय शहरों के अंदर हम किस किस को आरक्षण देते हैं? SC ST OBC और महिलाओं को। अब कभी कभी बार देखते हो कि अब की बार SC ST की क्या सरपंच ओनली किसके खड़े होंगे? ओनली SC ST के ही। अब आर्टिकल 14 में क्या पढ़ा कि सबको क्या होना चाहिए? समानता का अधिकार होना चाहिए। एक और तो तुम क्या पढ़ा देते हो? समानता का अधिकार। फिर बाद में चुनाव होते हैं और बोलते हो कि अब की बार तो ओनली SC ST वाले ही खड़े होंगे। क्या होंगे? हमने राजनीतिक न्याय पढ़ा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, सबको वोट देने का अधिकार होगा। अरे ये क्या कर दिया तुमने? अब SC ST के क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे। अब सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है क्या? अब वहाँ पे तो तुम लिख देते हो, लेकिन अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया। क्यों दे दिया? अरे SC ST वाले होते हैं वो मतलब पिछड़े हुए होते हैं, मतलब उनकी कमज़ोर अर्थव्यवस्था होती है, सारी चीज़ होती हैं। अगर तुम्हारे गांव के अंदर एक गुजरों की सीट है, वहाँ पे क्या है? SC ST के भी खड़े हो रहे हैं, तो जीतेगा कौन है यहाँ पे? क्योंकि इनके पास अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है? ये संपन्न है, तो रिसोर्सेज का क्या करेंगे? ज़्यादा उपयोग करेंगे और ये जीत जाएंगे। ये कभी जीत पाएंगे क्या? नहीं जीत पाएंगे। इनको जिताने के लिए इनको क्या करना होगा? बंद करना होगा। तो इनको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और फिर बाद में SC ST को भी क्या कर देते हैं? खड़ा। अब तो SC ST में एक को तो आपको जिताना ही होगा, चाहे वो कोई भी हो। SC ST में 10 खड़े हो गए तो जीतेगा तो कौन? एक SC ST का ही। तो क्या हो?
समान प्रतिनिधित्व हो सबका, सबका क्या हो, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव हो, किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। तो बाद में पॉलिटिक्स के अंदर ये जाएंगे तो मतलब SC ST की भी बातें भी तो उठाएंगे, अब ये कभी जाएंगे नहीं तो SC ST की बातें कौन उठाएगा। इसलिए अब कभी बार सुनते हो कि अब की बार सरपंच ओनली महिलाएं बनेंगी, आदमी नहीं लड़ सकते, तो उनको क्या दे दिया गया, आरक्षण दे दिए। ये ऐसे के कितने प्रकार के आरक्षण होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो शैक्षणिक आरक्षण जो आर्टिकल 15 के अंदर है, एक लोक नियोजन के अंदर जो नौकरियों के अंदर आरक्षण जो आर्टिकल 16 के अंदर, और एक राजनीतिक आरक्षण जो हमें 330 के अंदर है यहाँ पे देंगे। लोकसभा के अंदर तो ओनली किसको दिया जाता है, SC और ST को, और स्थानीय निकायों के अंदर किसको दिया जाता है, SC ST OBC और महिलाओं को। राज्यसभा में आरक्षण दिया जाता है क्या, विधान परिषद में आरक्षण दिया जाता है क्या, नहीं दिया जाता। ऐसे लोकसभा और विधानसभा में ही राजनीतिक आरक्षण, राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं। विधायिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही आरक्षण। अब है भाग 16, विशेष वर्गों के लिए क्या किया गया, विशेष प्रावधान किया गया। क्या किया गया, विशेष प्रावधान। आर्टिकल 330 के अंदर लोकसभा के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में क्या किया जाएगा, सीटों का आरक्षित की जाएंगी। लोकसभा में अनुसूचित SC और ST के लिए जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में क्या की जाएंगी, सीटें आरक्षित की। जहाँ पे जनजाति रहती है ना, वहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, जनजातियों को क्या दी जाएगी, वो सीट दे दी जाएगी वहाँ पे। और जैसे बीकानेर सीट है उस पर ओनली कौन, SC ST वाले ही क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, और कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए जो कौन है, अर्जुन मेघवाल, हमेशा वहाँ से कौन आता है, अर्जुन मेघवाल की जगह और कोई भी आ सकता है, लेकिन जीत के कौन आ रहा है बार बार, अर्जुन मेघवाल। उसकी जगह कोई SC ST के अलावा और कोई क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ की सीट क्या है, रिजर्व है। क्या है, रिजर्व। वो आरक्षित कर दिया है कि वहाँ पे ओनली खड़ा कौन होगा, SC और ST वाला ही क्या होगा, खड़ा होगा। SC वाले वो SC ST के लिए, जो हम लोग के लिए है ना। अब इंडिया के अंदर SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। 84 सीटों के अंदर तो SC के आदमी आएंगे, आदमी या महिला आएंगे, जैसे कुछ भी हो जाए, कितने पर, 84 के ऊपर तो। और राजस्थान के अंदर 4 सीटों पर तो क्या आएंगी, SC की सीटें आएंगी, और ST की कितनी, 47। कहाँ पे, इंडिया के अंदर। और राजस्थान के अंदर 3। समझ में आया। अब पूछ ले कि राजस्थान के अंदर ST की सीटें कितनी रिजर्व हैं, ऑप्शन आए 4, 84, 47, 3 ST के लिए पूछा था। अब पूछ ले कि SC के लिए पूरे भारत के अंदर कितनी सीट आरक्षित है, ऑप्शन आ जाए 4, 3, 47 और 84। तो कितने हैं, 84। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका। अरे प्रोविजन किसके अंदर है, आर्टिकल 330 के अंदर है। किसके अंदर है, आर्टिकल 30 के अंदर है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या करना, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का क्या करना, आरक्षित करना। अब आर्टिकल 331, कौन सा, 331, लोकसभा में 2 सीटें आंग्ल भारतीयों के लिए की जाती हैं, आरक्षित रखी जाती हैं। आर्टिकल 331 के अंदर क्या थी कि लोकसभा के अंदर 2 आंग्ल भारतीयों के लिए, आंग्ल भारतीय कौन होते हैं, यानी कि जो एंग्लो इंडियन जो इनके नाम वो, अरे जिसके अंदर अब मैं शादी कर लूँ कहाँ पे, विदेश के अंदर, कनाडा के अंदर शादी कर लूँ, अब कहाँ पे कर लूँ, कनाडा के अंदर से, तो मैं क्या हो गया, आंग्ल भारतीय हो गया। भारत में रहने वाला दूसरा, हाँ भारत के अंदर भी हूँ, और मेरी जो पत्नी है वो कहाँ के, कनाडा ही। हाँ कनाडा से होनी चाहिए, तो कनाडा के अंदर कोई हो जाएगा, क्या हो गया, तो कनाडा से क्या कर लूँ, शादी कर लूँ, तो क्या हो गया वो आंग्ल। हाँ मेरे को पता है, तो मैं कनाडा में क्या कर लूँ, शादी कर लूँ वहाँ की सिटीजन से। ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि वही कनाडा का नाम लेकर बिहार की शादी करो तो ऐसे कर, जो कनाडा गए हुए हैं वही क्या सिटीजनशिप ले ले कनाडा की, जो पहले भारत के थे अब क्या हो गए, नागरिक कनाडा की। जैसे कनाडा की नागरिक हो गया और मैं शादी कर लिया, तो क्या हो सकता है, एंग्लो इंडियन, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन। जैसे ऐसा कौन है वैसे, सोनिया गांधी कहाँ की है, इटली की,
विराट कोहली तो ले लेना। विराट कोहली तो मतलब वहाँ पे मकान ले रहे सिटीजनशिप के लिए। तो लोकसभा में क्या है 2 सीटें। लेना अलग बात है, सिटीजनशिप लेना अलग। लोकसभा में कितनी सीटें 2 सीटें किसको दी जाएंगी आंग्ल भारतीयों के लिए क्या की जाएंगी आरक्षित। आर्टिकल 331 आर्टिकल 331 के अंदर। लेकिन 104वां संविधान संशोधन किया हमने और क्या कर दिया इसके ऊपर क्या कर दिया इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। अब लोकसभा के अंदर कुल कितनी सीटें होती हैं 550। पहले कितनी थी 552। 552 क्यों थी क्योंकि आंग्ल भारतीयों को क्या दिया जाता था हम 2 सीटें उसकी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन करके हमने इसे आगे नहीं बढ़ाया अभी आया 2020 से। अब आर्टिकल 332 विधानसभा में SC ST के लिए उनकी जनसंख्या अनुपात में क्या करना सीटें आरक्षित करना। सीटें कितनी आरक्षित की हैं बताई दी। राजस्थान में कितनी हैं SC के लिए सीटें 4 ST के लिए कितनी हैं 3 और लोकसभा के अंदर SC के लिए कितनी सीटें और ST के लिए कितनी हैं 47। अब आर्टिकल 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीट आरक्षित रखी जाती है। अब आर्टिकल 334 में अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 333 तक संविधान को लागू होने के 20 वर्षों तक प्रभावी रहेंगे। इन अनुच्छेदों के प्रभावों को समय समय पर 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता रहा। हाल ही में सरकार ने 104वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 330 अनुच्छेद 332 अर्थात SC ST आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आंग्ल भारतीय आरक्षण को क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर दिया लगभग क्या कर दिया आगे ही नहीं बढ़ा रहे। तो वो क्या हो गया एक समाप्त सही क्या किया जा सकता है माना जा सकता है। आर्टिकल 330 से लेके 333 कितने दिन के लिए लागू हुआ था संविधान लागू होने के 20 वर्ष बाद तक। ओनली कि 20 वर्ष बाद तक ही क्या दिया जाएगा आरक्षण। लेकिन बाद के अंदर इनमें संविधान संशोधन कर करके 10-10 वर्ष के लिए इसको क्या कर दिया गया। अभी तक क्या किया जा रहा है इसको बढ़ाया जा रहा है। जनवरी 2020 में बढ़ा दिया वापस। और अब क्या कर दिया गया SC और ST के लिए भी मतलब कर दिया। और फिर बाद के अंदर जो आंग्ल भारतीय थे उनको क्या कर दिया रोक दिया। आंग्ल भारतीयों के लिए रोक दिया। अब इसके अंदर आर्टिकल सीधा सा है आर्टिकल 330 के अंदर तो अनुसूचित जाति और जनजाति लोकसभा के अंदर सीटों का क्या करना आरक्षण देना। और फिर लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का। फिर 31 के अंदर क्या 32 के अंदर क्या होगा राज्यसभा विधानसभा के अंदर SC ST के लिए क्या जनसंख्या के अनुपात में सीटें। और फिर बाद के अंदर क्या होगा आंग्ल भारतीयों के लिए विधानसभा के अंदर 2 सीट होगा क्या करना ये करना। और 334 के अंदर क्या होगा 330 से लेकर 333 तक को प्रभावित करने के कितने संविधान लागू होने के 20 वर्ष तक। बाद में हटा दिया जाएगा लेकिन हटाया नहीं 10-10 वर्षों के लिए इसके आगे बढ़ा दिया। 104वां संविधान संशोधन करके 2020 के अंदर एंग्लो इंडियन को आगे नहीं बढ़ाया गया आरक्षण को। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर दिया गया इसको समाप्त शाही क्या कर दिया गया क्या कर दिया गया समाप्त शाही। समझ में आया। अब आर्टिकल चलते हैं किसके अंदर आर्टिकल 82 के अंदर। किसके अंदर 82 के अंदर अनुच्छेद 82 क्या परिसीमन आयोग। क्या परिसीमन आयोग देखो प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग का क्या किया जाता है गठन किया जाता है। जो राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का भी क्या करता है परिसीमन करता है। अनुच्छेद 170 में राज्यों में परिसीमन। केंद्र सरकार का परिसीमन तो कब आता है आर्टिकल 82 के तहत करते हैं और राज्य के अंदर परिसीमन 170 के तहत करते हैं। ये 2 आर्टिकल ऐसे याद भी रखने हैं ना। क्या होता है परिसीमन कि प्रत्येक 10 साल के अंदर भारत के अंदर क्या होती है जनगणना। क्या हुई जनगणना। अब जनगणना के अंदर क्या 10 साल पहले जैसे विधानसभा किसके अंदर श्री माधोपुर के अंदर क्या विधानसभा श्री माधोपुर के अंदर चिपलाटा ले रखा था थोई ले रखा था ऐसे अजीतगढ़ ले रखा था। अब एक नई और मतलब पास के मतलब ये ऐसे ले रखे थे बहुत सारे क्या ले रखे थे ये ले रखे थे ऐसे मान लो देसी ऐसे। अब प्रत्येक 10 साल बाद में क्या होगी जनगणना होगी। अब 10 साल के बाद में जनगणना होगी तो वहाँ की जनसंख्या भी बढ़ेगी। क्या होगी बढ़ेगी। तो अब इस क्षेत्र के अंदर क्या करना है परिवर्तन भी करना है या तो कुछ नए क्षेत्रों को क्या करना है ऐड करना है और क्या करना है या घटाना।
तो 10 साल बाद में क्या होगी, जनगणना। प्रत्येक 10 साल में क्या होती है, जनगणना। जनगणना के तुरंत बाद क्या बनाना हमें, परिसमन आयोग, जो क्या करेगा, परिसीमन करेगा। परिसीमन के अंदर क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, पहले क्या था, चीपलाटा इसके अंदर था, थोई इसके अंदर थी, अजीतगढ़ इसके अंदर थे। अब ये इसके अंदर किसको, काउंट के अंदर, काउंट को भी क्या कर लिया, इसको ऐड कर लिया, किसके अंदर, श्री माधोपुर के अंदर। नीम का थाना को भी क्या कर लिया, श्री माधोपुर के अंदर ही कर लिया, मान लो ऐसे क्या कर लिया, ऐसे ऐड कर लिया। अब ये काम किसका है, परिसीमन आयोग का। कब करे गए, प्रत्येक जनगणना के बाद गए। प्रत्येक 10 ईयर के अंदर क्या होगी, जनगणना होगी, सेंसस होगा, और बाद के अंदर क्या होगी, इसकी परिसीमन होगा। परिसीमन के अंदर फिर बाद के अंदर क्या तो किसी को घटाएंगे, या किसी गांव को या किसी क्षेत्र को ऐड करेंगे या घटा देंगे, किसके माध्यम से, परिसीमन के। ये काम कौन करता है, परिसीमन आयोग। अब कैसे क्या बनता है ये अभी देख लेंगे। तो प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों का क्या होता है, परिसीमन करते हैं। परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। राज्य विधानसभाओं का भी निर्वाचन क्षेत्रों में क्या होता है, परिसीमन होता है। राज्य के अंदर अनुच्छेद 100 इसके अनुसार संसद परिसीमन आयोग का क्या बनाती है, अधिनियम बनाती है। परिसीमन आयोग अधिनियम कौन बनाएगी, संसद। परिसीमन के लिए एक अधिनियम लेके आएगी, कौन लेके आएगी, संसद। संसद में कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन सी आर्टिकल में मेंशन ये बात, ये 79 में। हाँ। केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। क्या किया जाता है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। किसका, परिसीमन आयोग का। परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को न्यायालय में क्या नहीं दी जाए, चुनौती नहीं। अब ऐसा हुआ कि पहले क्या था इसके अंदर, चीपलाटा, थोई, अजीतगढ़, ये पहले इसके अंदर थे। अब परिसीमन आयोग किया, फिर इसके अंदर क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी कर दिया। वो क्या कर दिया, चीपलाटा, थोई, जाटाड़ा को जोड़ दिया, और क्या कर दिया, अजीतगढ़, और एक कांवट, अरे क्या जोड़ दिया, जाटाड़ा। अब जैसे ये जोड़ा, अब ये इसके ऊपर कोई वो नहीं कर सकता, केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है कि तूने कांवट को क्यों जोड़ा, जाटाड़ा को क्यों जोड़ा, गुजरपुरा को क्यों जोड़ा, वो फागडानी को क्यों जोड़ा। इसके लिए क्या नहीं जा सकते तुम, कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दे इसकी। हटा भी तो सकते हैं ना, किसको, यानी कोई, हाँ हटा भी सकता है, उसके लिए भी क्या नहीं की जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। कहाँ पे नहीं दी जा सकती, न्यायालय में, न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ में आएगा ये मतलब। अब वो जाटाड़ा गाँव है ना, शायद जाटाड़ा उसको वहाँ पे जोड़ दिया श्रीवास्तव। अब वो वोट ही नहीं देते, या मैं नीम का थाना में रखूँ या पाटन में रखूँ, वो जाटाड़ा है कि वो पता नहीं कौन सा है, वो वोट नहीं देते। अरे ऐसा है, जो एक जगह है जो वोट नहीं देते, साइड है वो पाटन की तरफ है हाँ, लादी का वास वोट नहीं देता। क्यों नहीं देता, कि हमें श्री माधोपुर के अंदर क्यों जोड़ा। अब ये काम किसका है, परिसीमन आयोग का है, कि वो किसी को जोड़े किसी को, सरकार का थोड़ी है, परिसीमन आयोग का है। और तुम उसको न्यायालय के अंदर भी क्या नहीं दे सकते, चुनौती नहीं दे सकते। तो परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को न्यायालय में चुनौती दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को लोकसभा व विधानसभाओं के पटल पर रखा जाता है, किंतु परिवर्तन नहीं किया जाता। ये जैसे ये लिस्ट बना के लाएगा कि आपकी बार बार क्या कर दिया गया, लादी का वास को जोड़ दिया कि किसके अंदर, श्री माधोपुर के अंदर, और थोईर, ये सारे तो जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने लादिवास का नाम देखा, और जैसे इसके अंदर लादिवास का देखा, तो वो उठा के विधानसभा और लोकसभा वाले ऐसे नहीं कर सकते, क्या कर दो, वोट मत दो, ये क्या करो, ये कि इसको लादिवास को हटाओ। क्यों हटाओ, लादिवास के अंदर वैसे भी बहुत सारी क्या है, समस्याएं, पर उन समस्याओं को तो क्या करना है, दरकिनार करना है आपको। और क्या करना है, यहाँ पे कोई भी लोकसभा और विधानसभा के अंदर चेंजमेंट कर सकता है क्या, कि लादिवास को हटाओ या वो करो, कोई पटल पे वहाँ पे रखेगा। ये जिम्मेदारी किसकी है, परिसीमन आयोग की। किसकी है, परिसीमन आयोग की क्या जिम्मेदारी है। कहाँ पे रखना, लोकसभा और विधानसभा के अंदर। क्या रखा जाएगा, क्यों हंस रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा के अंदर कहाँ पे रखा जाएगा,
जैसे भी आपने कोई मतलब इस ये लेके ये बुक है, इस बुक के अंदर उसने पूरे क्षेत्रों को क्या किया, ऐड की। विधानसभा श्री माधोपुर में कौन कौन होगा, नीम का थाना के अंदर कौन होगा, उदयपुर वाटी के अंदर कौन कौन होगा, ये सारी क्या कर दी, विधानसभाओं के अंदर कौन कौन होंगे, कौन सांसद क्षेत्रों के अंदर, ये लिस्ट सारी कहाँ पे रखेगा, वो लोकसभा के अंदर भी जब केंद्र सरकार वालों ने किया तो लोकसभा को पर रखेंगे, और राज्य सरकार का परिसीमन किया है तो राज्यसभा के क्या, विधानसभा के क्या पटल पर रखेंगे। अब विधानसभा वाले ऐसे नहीं। अच्छा ये क्यों लिखा हुआ, इसको हटाओ, ले ये लिखो इसकी जगह, ऐसा नहीं कर सकते। ओनली बस तुम देख लो, तुम्हारी जानकारी के लिए बस दिखा रहे हैं, तुम इसके अंदर क्या नहीं कर सकते, चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को लोकसभा और विधानसभाओं के पटल पर रखा जाता है, किंतु परिवर्तन नहीं कर सकते। अब तक कितनी बार परिसीमन का आयोग का गठन किया गया है, 4 बार, 1952 के अंदर, 63 के अंदर और 73 के अंदर और 2002 के अंदर। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, 4 बार, 1952, 63, 73 और 2002। कौन से एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत, 1952, 62, 72 और 2002 के अधिनियम के तहत। परिसीमन आयोग की संरचना क्या होती है, कि उसके अंदर क्या मेंबर होते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन नियुक्त करता है, ये सारी चीज़ें है ना। परिसीमन आयोग की संरचना, अध्यक्ष कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो कौन है, सेवानिवृत्त, जिसकी आयु 65 वर्ष हो गई और वो क्या हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर्ड हो गया। अब वो रिटायर्ड क्या बनेगा, इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनेगा। मुख्य चुनाव आयोग रहेगा, जैसे भारत का कौन है मुख्य चुनाव, चीफ इलेक्शन कमीशन इसके अंदर होगा, किसके अंदर, मुख्य चुनाव आयोग भी इसके अंदर होगा। फिर संबंधित राज्य का चुनाव आयुक्त, अब राजस्थान के अंदर चुनाव करवाने तो यहाँ के लिए एक चुनाव आयुक्त नियुक्त करते हैं, तो एक तो वो चुनाव आयुक्त रहेगा, एक मुख्य चुनाव आयोग रहेगा, और एक क्या रहेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये रहेंगे। परिसीमन आयोग की संरचना सुन गई। फिर 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 के अंदर। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2001 की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन तक क्या कर दी गई, निश्चित कर दी गई। अब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट पैदा होने लगे कि प्रति 10 वर्ष के अंदर क्या होती है, जनगणना होती है। अब जनगणना के अंदर क्या हो रहा है, नॉर्थ जो ये भारत है, क्या है, ये भारत है, ये क्या है, भारत है। अब भारत के अंदर क्या है, नॉर्थ की संख्या तो लगा, जनगणना के अंदर नॉर्थ की जनसंख्या तो क्या हो रही थी, लगातार बढ़ रही थी, और साउथ की जनसंख्या क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अब सीटों के अंदर क्या है कि जिसकी ज़्यादा जनसंख्या उसकी उतनी ही क्या होंगी, सीट होंगी, और जिसकी जितनी कम जनसंख्या उसकी कम कितनी होगी, सीट होंगी। अब साउथ वाले सोच रहे हैं कि तुम्हारी सीट ज़्यादा, अब सीट ज़्यादा होने से क्या होता है, अब सीट ज़्यादा होंगी तो सारे निर्णय भी कौन लेगी, साउथ, मतलब ये नॉर्थ वाले ले लेंगे। अब ऐसा है कि मतलब किसी बिल को पास करने के लिए 100 आदमियों की क्या चाहिए, मंजूरी चाहिए, और नॉर्थ से आदमी कितने आए हुए हैं, 200। अब उनको मंजूरी तो छोड़ो, वो तो 100 क्या है, एक्स्ट्रा है। और साउथ से कितने आदमी आए हुए हैं, ओनली 50, और किसी बिल को पास करने के लिए कितने वोट चाहिए, 100। तो ये साउथ की कोई पॉलिसी बनेगी, नीति बनेगी, उसको सपोर्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, उसको पास ही नहीं होने देंगे। और नॉर्थ के अंदर कोई भी पास होगी वो तो धड़ क्या होगी, पास होगी, क्योंकि उनकी तो जनसंख्या क्या है, मतलब वहाँ की सीटों की संख्या ही ज़्यादा है, 100 चाहिए, और वो तो कितने बैठे हुए हैं वहाँ पे, 200। तो साउथ वालों ने क्या कर दिया, रोना स्टार्ट कर दिया कि तुम क्या कर रहे हो, जनगणना से हमारे साथ क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हमारी तो सीटें क्या हो रही हैं, लगातार कम हो रही हैं, जिससे हम तो क्या नहीं कर पा रहे, कोई भी नहीं, हमारा तो कोई बिल आता है वो तो पास ही नहीं होता है। नॉर्थ वालों के क्या हो रहे हैं, बिल पास हो रहे हैं। तो बाद में सरकार ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इस समस्या का भी क्या करेंगे, हल करेंगे।
हल कैसे निकाला उन्होंने किया 42वां संविधान संशोधन 1976 और कहा कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा विधानसभा की सीटों को 2001 की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन तक क्या कर दी गई, निश्चित कर दी गई कि 2001 तक हम क्या नहीं बढ़ा रहे, परिसीमन ही नहीं कर रहे। 2001 तक हम क्या करेंगे, अब सीटों को बढ़ाए, मतलब उन परिसीमन में ओनली क्षेत्रों को क्या करेंगे, घटाए बढ़ाएंगे, लेकिन सीटों को नहीं बढ़ाएंगे। क्या नहीं बढ़ाएंगे, सीटों को बढ़ाएंगे नहीं। कब तक, जो 1971 में जो तुम्हें सीट मिल गई नॉर्थ और साउथ को, वो ही रहेंगी। अब 1981 के अंदर नॉर्थ को और ज़्यादा सीट मिलती, साउथ को कम मिलती, तो हम क्या किया कि नॉर्थ की क्या कर दिया, 1971 की क्या कर दिया, नॉर्थ और साउथ के लिए 1971 के अंदर ही क्या कर दिया, सीटों को रोक दिया गया कि जो लोकसभा राज्यसभा में के अंदर सीटें रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, 1971 की। कौन सी, 1971 में अगर साउथ को 50 सीट मिली, ज़्यादा फर्क नहीं था, तब तो क्या था, इधर 50 होते इधर क्या होंगी 70 होंगी, तो इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं था। बैलेंस तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, बिगड़ रहा था। अब 1981 के अंदर ये एकदम से कितनी हो जाती है इनकी, 140, इनकी कितनी होती है ओनली 60 के समथिंग ऐसे। तो 1971 के क्या कर दिया, 1971 के अंदर स्थायी कर दिया कि 2001 तक हम सीटों के अंदर क्या नहीं करें, परिवर्तन नहीं। पहले क्या था भाई, पहले सीधी सी कंडीशन थी कि प्रत्येक 10 साल के अंदर क्या होगी, जनगणना होगी, और प्रत्येक 10 साल के बाद में एक परिसीमन आयोग बैठेगा। आर्टिकल 82 के तहत केंद्र सरकार की सीटों का क्या करेगा, घटाए बढ़ाएगा, और आर्टिकल 170 के तहत राज्य की सीटों को क्या करेंगे, घटाए बढ़ाएंगे। लेकिन बाद के अंदर क्या कर दिया गया, इस बात को माना क्या, कब बंद कर दिया, 1971 के अंदर क्या बोला कि जो 1971 की जो चीज़ें हैं, 1971 में जो सीटें हैं, बस वहाँ की वहाँ ही क्या कर दो, रोक दो। कब तक, 2001 तक। अब 2001 तक 1971 की सीटों को क्या कर दिया, रोक दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन तक, 42वां संविधान संशोधन 1976 तक क्या कर दिया, 1971 की सीटों को क्या कर दिया, 2001 तक यथावत रख दिया गया। यथावत कौन बोलता है इसे, हिंदी वाला। अब 84वां संविधान संशोधन क्या किया, अब 2001 भी आ गई। अब 2001 के अंदर अगर ये करेंगे, अब 2001 के अंदर भी नॉर्थ वालों की तो क्या हो गई, जनसंख्या बढ़ गई, साउथ वालों की तो वही बात है। अब क्या हुई, अब फिर वो तो जैसे ही 2001 आने लगी, साउथ वालों की धड़कन क्या हो गई, धड़ धड़ करने लगी। अब वो ऐसे धड़ा धड़ क्या करने लगी, गिरने लगी कि अब वालों हम तो अब कर दोगे तुम तो, फिर हमारे तो क्या हो जाएगी, सीटें कम हो जाएंगी, हमारे तो कोई बिल ही नहीं पास होंगे, हमारे लिए तो कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। तो सरकार पे फिर एक संकट पैदा हो गया, बड़े लेवल पर क्या होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे। तो फिर बाद में क्या किया, 84वां संविधान संशोधन किया 2001 के अंदर। इसके तहत लोकसभा की सीटों की जनसंख्या को 2026 तक निश्चित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 2026 तक क्या कर दिया कि माथापौड़ी को क्या करो, बंद करो। जो 2001 तक था अब उसको अवधि बढ़ा दो। जैसे किसकी, क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि को, कितनी अवधि थी पहले 2008 से 12, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया तो उसी अवधि को क्या बढ़ा दिया 2020 तक। अब ऐसे 2021 तक स्थगित, 2001 तक स्थगित किया था, लेकिन कोई क्या नहीं हो पाया, कोई समाधान नहीं निकला, तो क्या कर दिया कि भाई चलो बढ़वा दो, 2026 तक क्या कर दो, रोक दो। 2026 तक ओनली 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का क्या आवंटन है। अभी भी क्या लिया जा रहा है, वही प्रयोग में लिया जा रहा है। कब तक, 2026 तक। अब मैं तुम्हें रोज आर्टिकल पढ़ाता हूँ ये कि साउथ वाले क्या कर रहे हैं, माथापौड़ी कर रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं कि हमें तो सीटें कम हो जाएंगी, तुम अब वो क्यों रोना क्यों रो रहे हैं। अब 2026 भी आ गई, अब क्या आ गई, 2026 भी अगली साल आने वाली है। अब वो रो रहे हैं कि 2026 के अंदर तुम तो बढ़ा दोगे, हमारी तो जनसंख्या कम ही है, नॉर्थ वालों की तो क्या हो गई, जनसंख्या पहले से भी और ज़्यादा हो गई। अब तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव और भी प्रतिनिधित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो रोना 1971 में रो रहे थे, जो रोना 2001 में रो रहे थे, जो रोना 2025-26 के अंदर भी वही रो रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो सारे क्या हैं, साउथ है पढ़ा लिखा है, लिटरेसी रेट क्या है उसकी ज़्यादा। उन्होंने जनसंख्या, पहले सरकार ने काम मतलब वो बनाया कि जनसंख्या को क्या करो, कंट्रोल करो। तो साउथ वालों ने उसके अंदर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। साउथ वालों ने क्या किया, पहले सरकार ने मुहिम चलाई कि 2 बच्चे 2 ही अच्छे, तो उन्होंने क्या किया, ओनली 2 ही बच्चे किए।
नॉर्थ वालों ने कोई सुनाई नहीं दी। एक के कितने टावर हैं अभी भी, 8-8, 7-7, हमारे घर में 5-5, 6-6 तो। नायडू बोल रहा था ना हाँ कि जितने बच्चे उसके उतने बच्चों को वो अभी आंध्र प्रदेश का है ना। हाँ अब तो बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि बस खाली पहले चॉकलेट खा ली, अब गोली नहीं खानी। अब क्या करना है आपको, जितने बच्चे हो सके उतने करो। क्या होगा उससे, जनसंख्या बढ़ेगी, साउथ की सीटें बढ़ेंगी। लेकिन अब एकदम से तो बढ़ नहीं सकती सीटें, एकदम से बढ़ जाएंगी कि सीटें, सीटों को बढ़ने में तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जनसंख्या को बढ़ने में क्या लगेगा, टाइम। लेकिन अब वहाँ पे वो हो जाएंगे जनगणना के अंदर। अब जनगणना होगी 2021 वाली जनगणना क्या हो गई, लेट हो गई थोड़ी। किसकी वजह से, कोरोना की वजह से। जैसे क्या आएंगे जनगणना के आंकड़े आएंगी, तब क्या करनी पड़ेगा, हमें परिश्रमण करना पड़ेगा। अब परिश्रमण करते क्या, हमें सीटों को बढ़ाना और घटाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे करें तो इसलिए अब रोज आर्टिकल के अंदर पढ़ाता हूँ, बस यही रोना है कि अगर तुम इन सीटों को क्या कर दिए, अगर बढ़ा दिए, नॉर्थ वालों की बढ़ गई, साउथ वालों की अगर उतनी रह गई ज़्यादा, नॉर्थ वालों की तो बढ़ेंगी, अगर 200 हैं तो उसकी जगह कहाँ पे चली जाएंगी, 700। और साउथ वालों की ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकती हैं, 200। कहाँ 700 और कहाँ पे 200। मामला बैठेगा क्या, वो तो कोई भी पॉलिसी लाए धड़म दे, क्या गिर जाएगा, उनका बिल गिर जाएगा, और नॉर्थ वालों का क्या हो जाएगा। लेकिन भारत के अंदर, भारत का एक संप्रभु राष्ट्र है, कोई राजनीतिक तौर पर क्या करता है, क्या भेदभाव करता है, सामाजिक तौर पर भेदभाव करता है क्या, नॉर्थ और साउथ के तौर पर कोई भेदभाव करेगा क्या। लेकिन मेंटेलिटी है भाई साहब, क्या मेंटेलिटी है। अरे हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, हम मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं क्या, करते हैं नहीं करते। तो हम अगर नॉर्थ में जनसंख्या ज़्यादा है तो साउथ पे अत्याचार करने के लिए थोड़ी है वो। अरे किस भाई के 10 आदमी है, 10 बेटे हैं, और कोई काका के 2 बेटे हैं, तो उन 2 को मारने के लिए थोड़ी है। तो यही बात है। तो जो नॉर्थ की जनसंख्या है वो साउथ वालों को दबाने के लिए थोड़ी है, साउथ वालों को बिल को पास करवाने, कैंसिल करवाने के लिए थोड़ी है। अरे तुम्हारे पास 2 पैसे हैं तो मतलब हर चीज़ सही यूज कर लो उनका, तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए थोड़ी है। अपने मकान को ऊपर बढ़ा दो, नीचे वालों को क्या कर दो, उसके लिए थोड़ी है ऐसे। तो 84वां संविधान संशोधन 2001, इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे तो उसके लिए ही है। तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जो पहला कौन सा संविधान संशोधन किया उन्होंने, 42वां संविधान। 42 का को 2 बार करो, 42 दूनी 84। फिर कौन सा संविधान संशोधन किया उन्होंने, 84वीं संविधान संशोधन करके 2001 के अंदर 2026 तक क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। लेकिन अब 2026 आने वाली होगी, फिर वही रोना स्टार्ट हो गया। तो जो बार बार मैं आर्टिकल आता हूँ तो आज उसको अच्छी तरीके समझ में आया, आज उसका मीन्स क्यों रोते हैं वो। साउथ की पॉपुलेशन बढ़ेगी भी नहीं है। अरे वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वो पढ़े लिखे हुए हैं, उनको पता है कि 2 से ज़्यादा आदमी संभलेंगे नहीं। तुम्हारे तो क्या करें, अब तू अकेला आदमी पढ़ रहा है, तेरा भाई तुझे पढ़ा रहा है, मेरा भाई, मेरे 2 भाई, मेरे को 2 भाइयों को क्या करनी पड़ रही है, कुर्बानी देनी पड़ रही है, तब मैं पढ़ पा रहा हूँ। अब जनसंख्या तो अब वो 2 ही कर लेते, जो 2 को अब ये 3 है, 3 को इनके पाप पढ़ा पा रहा है अच्छी तरीके से, 3 ही तो कौन, तुम नहीं, 1 ज़्यादा है फिर भी हमें क्या पता कितने तो ऐसे अबे मुसलमान आई है हमें क्या नॉर्थ में चिना जे तो राशन कार्ड पे नाम जुड़ रही है अड़े की जनसंख्या में थोड़ा जुड़ और वे तो साउथ में जा रहे तो बड़े कौन रह रहे हैं साउथ के अंदर, कौन रहता है साउथ? रोजगार के लिए तो रोजगार के रहे हो, रोजगार साउथ के अंदर वोट देते होगे तुम, वोट कहाँ पे देते हो? महाराष्ट्र में जाएंगे बढ़ रहा है भाई, जग भी होनी चाहिए तो जग तो खूब है वहाँ पे, लेकिन वो अच्छा नॉर्थ पर गोगी कोई बात नहीं, जगह वहाँ पे क्या, और वो किससे वहाँ पे तो बड़े बड़े जंगल है। आंध्र प्रदेश के इतना बड़ा जंगल का है, राजस्थान के जंगल कहाँ पे गई, जनसंख्या कम है, जंगलों का क्या करते हैं, कम वो करते हैं। तुम्हारी तरह ऐसे नहीं कि पूरे जंगलों को काट डालो, अच्छे तरीके से जंगल है। बड़े पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से खर्च बढ़ रही है ना, तो वे कड़े नॉर्थ में तो नॉर्थ में तो सीटें थोड़ी खर्चा निकाल देंगे, ज़्यादा सीट बढ़ाने से खर्चा दे रहे हैं वो। बंद बड़ा कौन मुख मिल रही हो तो वे कड़ी खर्च हो रही है तो
तेरे डाउट्स को खोपचे के अंदर लेके आना, मेरे पास कोने के अंदर, फिर ही समझाऊंगा तेरे को। अब देख तीन साउथ में गया हाँ है बड़े एक पलटू हाँ पहली बार रुकना 2026 तक क्या करना निश्चित कर दिया गया। इसमें चौथे परिशमन आयोग के गठन का प्रावधान था, जो 1991 की जनगणना के आधार पर निर्वाचित क्षेत्रों का करेगा पुनः से समायोजन। इसके अंदर एक कंडीशन थी क्या, चौथा परिशमन आयोग का क्या होगा, गठन होगा। 1991 की जो जनगणना आई उसके आधार पर क्षेत्र के अंदर परिवर्तन के अंदर क्या करेगा, गठबंधन करेगा। क्या करेगा, क्षेत्र के अंदर सीटों को नहीं बढ़ाएगा। जैसे डाबाड़ा को जोड़ दिया, चीपलाटा को जोड़ दिया, पहले चीपलाटा किसी के अंदर नहीं हो उसको जोड़ दिया हो, और क्या बोर्ड जोड़ दिया हो, जैसे काउंट को जोड़ दिया हो, पहले अगर काउंट नहीं हो तो इस ऐसे जोड़ देना। इसके अंदर क्षेत्र के अंदर क्या कर सकता है, गठत और वो कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। कौन से संविधान के कौन सा मनाया जाएगा, चौथा परिशमन आयोग। कौन सा, चौथा परिशमन आयोग, जो किसकी जनगणना के आधार पर चेंज करेगा, 1991 की जनगणना के आधार पर क्या करेगा, क्षेत्र के अंदर समायोजन करेगा। तो समझ आ गई काय हो क्या, वर्ष में अरे कि इसके अंदर यह था कि पहले हमने क्या कर रखा था कि हमने पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 करके क्या कर दिया, 2001 तक क्या कर दिया, सीटों को एकदम रोक दिया। ओनली कि 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर जो जनसंख्या थी उसके अनुपात में जितनी सीटें बनी उतनी सीटें कब तक रहेंगी, 2001 तक। फिर बाद में 42 84 तो हमने 84वां संविधान संशोधन किया कब, 2001 के अंदर। फिर हमने सीटों को वही 1971 वाली सीटों को कब तक रोक दिया, 2026 तक। लेकिन जब 84वां संविधान संशोधन कर रहे थे हमने बोला कि सीटों को तो हम 2026 तक क्या कर देंगे, रोक देंगे, लेकिन क्षेत्रों के अंदर गठत बढ़त कर सकते हैं हम। गठत बढ़त के लिए क्या करेंगे, क्या, चौथा परिशमन आयोग बनाएंगे। कौन सा, चौथा परिशमन। 3 परिशमन आयोग तो पहले बन गए थे। परिशमन आयोग का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद में अंदर क्या बनेगा, परिशमन आयोग। तो 1952 के अंदर बना, 1962 के अंदर बना, 1972 के अंदर बना, 72 के अधिनियम के तहत है ना। तो 1972 के अधिनियम के तहत जैसे बना, लेकिन बाद में हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर 2001 तक स्थायी कर दिया, तो परिशमन आयोग भी नहीं बना। लेकिन जब क्या कर रहे थे हम 2001 वाला क्या किया था, संविधान संशोधन 84वां, तब हमने लिखा कि हम अब की बार क्या बनाएंगे, एक परिशमन आयोग भी बनाएंगे। कौन सा परिशमन आयोग हो गए, चौथा। 3 तो पहले बन चुके, 52 के अंदर, 62 के अंदर और 73 के अंदर। अब चौथा कौन सा बनेगा, 2001 के अंदर। और वो कौन सी जनगणना को लेगा, 1991 वाली जनगणना को। कौन सी वाली को, 1991 वाली को। पहले कौन सी जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का वो रखा था, 71 वाली का। अब कौन सी को लेगा, लेकिन सीटों के अंदर क्या नहीं करेगा, बढ़ोतरी नहीं करेगा, ओनली क्या करेगा, चेंजमेंट करेगा। कि अगर इसके अंदर पहले चीपलाटा था, थोई था, अजीतगढ़ था, तो अब इसके अंदर लादीगाबास को भी जोड़ दिया, ऐसे ऐसे चेंजमेंट करेगा ओनली। किसके अंदर, अब जनगणना करना, अब जनगणना 2021 के अंदर होनी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, लेट हो गई। किसकी वजह से, कोरोना की वजह से। अब जनगणना चल रही है हमारी, क्या चल रही है, हाँ। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 तक लोकसभा की सीटों को कब तक रोक दिया गया, 2026 तक। और कौन से परिशमन आयोग बनाने की बात गई, और कौन सी जनगणना लेंगे उसके अंदर, 1991। और फिर बाद में जो क्षेत्रों का क्या करेंगे, समायोजन, पुनः समायोजन। 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का पुनर्निर्धारण परिशमन आयोग करेगा। SC ST के लिए 1971 के अंदर क्या बढ़ाई गई थी, सीटें, लेकिन अब SC ST की सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि 1991 में SC ST की जनसंख्या भी तो बढ़ गई होगी, तो उसके आधार पर क्या करो, उनकी सीटों को भी बढ़ाओ। जो उनकी 84 थी तो उनको क्या कर दो, अब ज़्यादा कर दो। किसके आधार पर, 1991 की जनगणना के आधार पर। फिर हमने कौन सा संविधान संशोधन किया, 27वां संविधान संशोधन 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिशमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। बाद में जैसे जैसे क्या चल रहा था, ऐसे 84वां
ये हो गया। तो फिर बाद के अंदर हमने क्या कर दिया 2003 के अंदर इसके अंदर क्या कर दिया अमेंडमेंट कर दिया कि जो हमने पहले क्या बोला था 1991 के लिए जनगणना के लिए बोला था आंकड़े लेने के लिए, अब वो आंकड़े नहीं लोगे। कौन से आंकड़े लोगे 2001 के आंकड़े लोगे। कौन सी जनगणना के 2001 की। हालांकि ऐसे बदलाव को लोकसभा में स्थानों में आवंटन की संख्या को बिना बदले किया जाता है। चौथा परिसीमन आयोग 2002 में क्या हुआ गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे जस्टिस कुलदीप सिंह, और इसने 2008 में 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या की सिफारिश की। और कब बना चौथा परिसीमन आयोग 2002 के अंदर, और जिसकी उन्हें अनुशंसाएं कब दी अपनी रिकमेंडेशन कब दी 2008 के अंदर 22 स्टेट एंड 2 यूटीज के लिए क्या दी रिकमेंडेशन। समझ में आएगी परिसीमन आयोग समझ में आएगी मतलब। हाँ तो लो एक बार फिर से मैं करवा देता हूँ इसका रिवीजन। आर्टिकल 82 के अंदर क्या है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद में, प्रत्येक जनगणना कितनी होती है एवरी 10 ईयर के बाद में क्या होती है सेंसस होते हैं। उसके बाद में क्या होगा परिसीमन आयोग का क्या होगा गठन होगा। परिसीमन आयोग के अंदर कौन रहेंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त अध्यक्ष, तो क्या वो तो क्या रहेगा न्यायाधीश तो अध्यक्ष रहेगा, और कौन रहेगा एक रहेगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त, और एक जो राज्य के अंदर जहाँ पे चुनाव करें उसका क्या राज्य चुनाव आयुक्त। ये तो आर्टिकल 82। आर्टिकल 170 के अंदर किसका है राज्यों का परिसीमन आयोग। अब परिसीमन आयोग प्रत्येक 10 साल बाद में क्या होगी जनगणना होगी। जनगणना के बाद में मैंडेटरी रूप से क्या बनाना है आपको परिसीमन आयोग बाध्यकारी बनाना। प्रत्येक 10 साल बाद में क्या होगी जनगणना होगी। जनगणना के बाद में तुरंत बाद में क्या बनाना पड़ेगा आपको परिसीमन आयोग। वो क्या करेगा क्षेत्रों को घटाएगा बढ़ाएगा और सीटों को क्या करेगा बढ़ाएगा। अब उसने कितनी बार किया इसे 1952 के अंदर किया, 1962 के अंदर किया, 1973 के अंदर किया। लेकिन जैसे 1973 में किया नॉर्थ और साउथ के अंदर क्या हो गया विवाद पैदा हो गया। जैसे ही विवाद पैदा हुआ तो इस विवाद का कोई सुलझेटा नहीं हुआ, तो इसके कारण क्या एक उपाय निकाला गया कि 42वां संविधान संशोधन कर दिया 1976 के अंदर, और 1971 के अंदर जो जनगणना है उसके आधार पर ही सीटों को रोक दिया गया। कब तक 2001 तक। लेकिन 2001 के अंदर आई तभी फिर यही रोना स्टार्ट हो गया, तो फिर बाद में इनको कब तक रोक दिया गया 2026 तक। कौन सा संविधान संशोधन करके 84वां संविधान संशोधन करके 2001 तक। लेकिन इस 84वें संविधान संशोधन में कहा गई कि चौथा परिसीमन क्या बनाया जाएगा परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, जो 1991 की जनगणना के आधार पर क्या करेगा परिसीमन क्षेत्रों का क्या करेगा समायोजन करेगा। SC ST के लिए क्या करेगा सीटों का क्या करेगा बढ़ाएगा। लेकिन थोड़े दिन बाद के अंदर कौन सा संविधान 87वां संविधान संशोधन 2003 लाया गया, और क्या किया गया कि जो 1991 जो ले रहे थे उसकी जगह आप कौन सी जनगणना लोगे 2001 के आधार पर क्या करोगे क्षेत्रों का समायोजन करोगे, उनके क्या करोगे परिसीमन करोगे। 1991 वाला नहीं लेना है। और फिर बाद के अंदर चौथा परिसीमन आयोग बना दिया गया। कौन थे उसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह। जैसे ये बनाया गया उसने अपनी अनुशंसाएं 2002 के अंदर बनाया गया, अनुशंसाएं अपनी 2008 के अंदर दी। 22 राज्यों के अंदर उसने परिवर्तन किया, 2 यूटीज के अंदर उसने क्या किया परिवर्तन किए। ये रिकमेंडेशन ऐसे ये क्या था परिसीमन आयोग। समझ में आया परिसीमन आयोग क्या है किसके अंदर आर्टिकल 82 के अंदर। सेम प्रोसेस किसके अंदर होती है आर्टिकल 170 के अंदर। अगर राज्य के लिए क्या करना हो परिसीमन राज्य के ये सारे समझ में आ गया। चले आगे फिर आर्टिकल 83 जस्टिस में बता देता हूँ कौन सा जस्टिस रंजन प्रकार देसाई कमीशन लिखा है नहीं। दिस कमीशन डिलिमिटेड टास्क इज कंप्लीटेड। तो कल बताऊँ क्या आज इतना बताऊँ क्या इसमें मैं बता देता हूँ ना। हाँ ये इसमें आफ्टर द डिलिमिटेशन के बाद के महीने है ना 114 सीट सीकड़े जम्मू कश्मीर का महीने जी के महीने POK 24 सीट थी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर थे ना है ना। अभी के महीने 24 सीट थी भारत की है ना। अभी डिलिमिटेशन रंजन प्रकाश देसाई कमीशन बने जो ना। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में 114 सीट थी
जब में 24 सीट थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की पीओके की POK पाकिस्तान ऑफ फिर कश्मीर 37 सीट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र पाकिस्तान अनाधिकृत है ना और तो अना जो अधिकृत हो गया है ना? और जम्मू का मैंने अनाधिकृत तरीके जम्मू से। का मैंने 37 सीट थी कश्मीर का मैंने 46 सीट थी और लद्दाख में 7 सीट थी है ना फिर बिफोर द डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि बी पहले तो ये सिस्टम सो अभी के बाद के मैंने के हिसाब से करे जी 114 सीट आऊ 24 सीट थी POK का मैंने पहले AGT थी वेवेन की थी और 43 सीट थी जम्मू में पहले 37 सीट थी बड़े अब 43 सीट कर दिया और कश्मीर का मैंने 47 सीट थी लद्दाख से हटा दिया मतलब लद्दाख नबी को मैंने दे दिया ना जी वजह से Recently, Parliament enacted the law to provide political reservation to SC and ST such J&K legislature और जो रिसेंटली जो पार्लियामेंट से अभी हाल ही के महीने जो पार्लियामेंट से मतलब एक मतलब जो लॉ बना पॉलिटिकल रिजर्वेशन दीजिए कहने SC और ST ने जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के में ठीक है और अकॉर्डिंग टू 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 मतलब कि 31वां संविधान संशोधन के अनुसार 1973 के महीने जो नंबर्स ऑफ सीट्स थी ना लोकसभा के महीने लोकसभा में 525 टू 5 लोकसभा के महीने जी 525 टू 543 525 543 543 जी हाँ 52 बाद में 45 हो गई जी हाँ हाँ अब 545 पहले 525 थी अब 543 कर दिया 543 करे काहे को ना तो मतलब सीट ही आई है 543 हो गया तो सीट आई थी इतनी 31वां संविधान संशोधन 1973 के महीने 5 पहले 525 थी और उसके बाद 500 मतलब 43 ठीक